के पास उतनी डिग्री नहीं थी और जिस तरह के संघर्ष से स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बाबा साहेब गुजरे, उस तरह का सामाजिक जीवन का संघर्ष भी भारत के किसी स्वतंत्रता सेनानी के पास नहीं था। बाबा साहेब आज दलितों के नेता हैं। बाबा साहेब को संविधान निर्माता भी कहा जाता है क्योंकि वो संविधान सभा के प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। बाबा साहेब को ओबीसी, बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स का नेता भी कहा जा सकता है और उनके अधिकार को, हक हकूक़ को दिलाने के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण प्रयास भी किया। लेकिन बाबा साहेब की दो पुस्तकें हैं जिसकी चर्चा मैं हमेशा करते रहता हूँ, और उन दो पुस्तकों में बाबा साहेब ने जो कुछ भी लिखा, उनको मानने वाले लोग उस पुस्तक के विचारों से भटक गए। बाबा साहेब ने अपनी ज़िंदगी का पहला पुस्तक लिखा, एवोल्यूशन ऑफ कास्ट, यानी जाति को तोड़ दो, और बाबा साहेब को ही जाति में बांध दिया गया। उनको ही दलित का नेता कह दिया गया, जिन्होंने अपने जीवन का पहला पुस्तक लिखा, एवोल्यूशन ऑफ कास्ट, मतलब जात तोड़ना भारत के विकास के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा उन्होंने लिखा स्मॉल कॉजेज ऑफ इंडिया, जिसमें लिखा कि भारत में कृषि समस्या है, छोटे जोत के किसान हैं। अगर भारत के कृषकों को लाभकारी मूल्य दिलवा दिया जाए, भारत में किसानी को अमेरिका, ग्रीनलैंड, फिनलैंड की तरह लाभकारी विषय बना दिया जाए, तो भारत में बेरोजगारी नाम की चीज नहीं रहेगी। जब तक वो जिंदा रहे, भारत के कानून मंत्री रहे, तब तक में उन्होंने 3 बांध बनाया। बिहार में भी जिस कोसी को आप कहते हैं कि ये शौक है, बाढ़ लाती है, तूफान मचाती है, बर्बादी लाती है, उस कोसी को बांधने का प्रोजेक्ट भी सरदार पटेल के साथ बाबा साहेब अम्बेडकर ने ही किया था। उसके बाद कोसी आज तक बंधी नहीं किसी से। आज़ादी के 70 साल के बाद फिर लोग कोसी को नहीं बांध पाए। उसी तरह से नर्मदा में भी डैम बनाने का काम बाबा साहेब ने किया। छोटे छोटे चैनल और पनबिजली परियोजना का प्रारूप रखने वाले बाबा साहेब थे। यानी कृषि को हर स्तर पर वो लाभकारी बनाना चाहते थे, ताकि यह बेरोजगारी, भारत में बेरोजगारी नाम का चीज़ नहीं रहे। और खेती हमारे यहाँ संस्कार का विषय है, पीढ़ी दर पीढ़ी काम का विषय है। खेती को हम लोग उसी तरह से प्यार करते हैं जिस तरह से हम अपनी बेटियों को प्यार करते हैं। लेकिन उस खेती को आज़ादी के 70 वर्ष के बाद बर्बाद कर दिया गया। और जिन लोगों ने बर्बाद किया वो आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रहे हैं। तो आज जब अखिल भारतीय धानुक महासंघ के अध्यक्ष शंकर प्रसाद जी ने विभिन्न विषयों को रखकर बाबा साहेब की जयंती मनाना चाहा, जिसमें कि एक विषय महंगाई है। बड़ा आश्चर्य होता है कि 12 रुपया का सिगरेट पीने वाला सिगरेट एक तरफ से फूकता है 12 रुपया का, और वह यह जानकर फूकता है कि 12 रुपया का सिगरेट पिएंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी गड़बड़ होगा, और जिसको जिसको धुआं लगेगी उसका भी स्वास्थ्य गड़बड़ होगा। वह 12 रुपया का सिगरेट पीने वाला व्यक्ति कहता है कि 10 रुपया का टमाटर बहुत महंगा। 900 रुपया का खैनी खाने वाला कहता है कि 600 रुपया में घी मिल रहा है, बहुत महंगा। लेकिन 5 रुपया का दवा 55 रुपया में बेची जाती है, यह महंगाई किसी को समझ में नहीं आती। 75 रुपया का सीमेंट 475 रुपया में बेचा जाता है, यह महंगाई किसी को समझ में नहीं आती, क्योंकि वो उसको उद्योगपति पैदा करते हैं और टमाटर को किसान पैदा करते हैं। हमारी पार्टी समझती है कि महंगाई पर लोगों को अपना नजरिया बदलना चाहिए। अगर महंगाई है तो शिक्षा और स्वास्थ्य की महंगाई देखो। जिस पेंसिल को बनाने में तुम 5 पैसा भी नहीं खर्चा करते हो, वह पेंसिल 1 रुपया और 1.5 रुपया में मिलती है। जिस रबर को बनाने में तुम 10 पैसा भी नहीं खर्चा करते हो, वह रबर 50 पैसा में मिलता है। स्कूल महंगा हो गया, स्वास्थ्य महंगा हो गया, दवाएं, जीवन रक्षक दवाएं महंगी है, जमीन महंगा है। इसकी महंगाई किसी को नजर नहीं आती है, लेकिन 10 रुपया का टमाटर महंगा है।
और वही व्यक्ति जो 10 रुपया का टमाटर महंगा कहता है, 800 रुपया किलो का टमाटो सूप खरीदने में जरा सा हिचक नहीं उसको होती, जरा सा हिचक नहीं होती है। बाबा साहब ने इसीलिए कहा था कि किसानों को जिस दिन दाम देना शुरू कर दोगे, महंगाई तुमको समझ में नहीं आएगी। हम किसानों को अब दाम नहीं देना चाहते, और इसीलिए खाद्य पदार्थों की महंगाई हमको नजर आती है, बाकी चीज की महंगाई नहीं नजर आती है। और बाबा साहब की इस नजरिया को लेकर हमारी पार्टी और आने वाले दिनों में धानुक उत्थान महासंघ के लोग भी चलेंगे। विभिन्न मुद्दों पर शहरी विकास यह मौर्य का अवशेष है। यहाँ पर सिटी में चले जाइए, कभी जल जमाव नहीं होगा। कंकड़बाग में जल जमाव होता है, बड़े रईस लोग रहते हैं कंकड़बाग में, अच्छे पूंजीपति लोग कंकड़बाग में रहते हैं, लेकिन जल जमाव होता है। सिटी में जल जमाव नहीं होता है, मौर्य अवशेष पे बसा हुआ धरती है, नहीं जल जमाव होता है। महेंद्रू के इलाके में जल जमाव नहीं होता है। तो नगर प्लानिंग आज तक नहीं किया गया पूरे देश में, और जिस नगर को नगर प्लानिंग के साथ बसाया गया, जैसे टाटा इंदौर, वहाँ जल जमाव नहीं होता। तो हमारे पटना को भी, चाहे सुशासन हो चाहे कुशासन हो, चाहे जिसकी भी सरकार हो, पूरे बिहार में कोई टाउन प्लानिंग नहीं बना। और मैं समझता हूँ कि इसकी बड़ी जिम्मेदारी अब शंकर प्रसाद जी को उठानी चाहिए। एक ऐसा सशक्त आवाज पटना नगर निगम के अंदर बनिए कि टाउन प्लान के साथ शहर का विकास हो, बाईपास के दक्षिण, बाईपास के उत्तर जल जमाव नहीं हो, सड़कें सुव्यवस्थित हो। इसके लिए आपको आंदोलन करना चाहिए। बाबा साहब के विचारों, सरदार पटेल के विचारों को लेकर विभिन्न विषयों पर इनका आज एक प्रमुख विषय था कि धानुक समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। हमारी पार्टी पूरी तरह से समर्थन देती है कि धानुक समाज को जनजाति में शामिल किया जाए, और बिहार सरकार भी जनजाति का कोटा बढ़ाए। अभी मात्र 6% जनजाति का कोटा है, उसको कम से कम 10% तक बढ़ाने का काम करे। इन्हीं सब बातों के साथ जय भीम, जय भारत। धन्यवाद सर प्रकाश जी।